P3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 7 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं में हम लोगों ने भूकंप और सुनामी के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का अध्ययन करने से पहले चक्रवात के बारे में हम लोगों को जानकारी कर लेनी चाहिए। तो आइए हम लोग चक्रवात के बारे में सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। चक्रवात क्या है? चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहा जाता है और चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहते हैं जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब, बाहर उच्च वायुदाब, हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ चलती हैं, उसे हम चक्रवात कहते हैं। या कह लीजिए चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहा जाता है जो बाहर से केंद्र की तरफ चलती हैं। और इस प्रकार से चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से कोई नुकसान नहीं होता है, या कह लीजिए मानव का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए उससे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है। कहीं आएगी तो बहुत कम। और नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से मानव जनधन की बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बड़े बड़े घर नष्ट हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात से मानव का इतना अधिक नुकसान हो जाता है जिसे हम प्राकृतिक आपदा के रूप में इसे जाना जा सकता है या जाना जाता है। और इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राकृतिक आपदाओं में इसको गिना जाता है। आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले ऐसे उग्र मौसम तंत्र हैं जो सागर तटीय क्षेत्रों में विनाशक आपदा बनकर टूट पड़ते हैं। ये सागर की सतहों पर 20 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। ये सामान्यतः 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। इनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर तक होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ऊष्मा इंजन की भांति होता है जिसे ऊष्मा तथा ऊर्जा समुद्र की सतह पर छोड़ी गई जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया द्वारा छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे चक्रवात या चक्रवाती तूफान क्या है। आइए देखते हैं। गर्मियों के मौसम में हम अक्सर चक्करदार हवाओं को चलते हुए देखते हैं।
इन चक्करदार हवाओं के साथ साथ धूल, मिट्टी, तिनके व कागज के टुकड़े आदि भी चक्कर काटते दिखलाई देते हैं। ये चक्कर काटने वाले हवाएं एक किस्म के चक्रवात ही हैं, किंतु असली चक्रवात इनसे बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार नदी के जल में भंवर उत्पन्न हो जाते हैं और उसी भंवर में चारों ओर का पानी तेजी के साथ आता है, उसी प्रकार वायुमंडल में जो चक्र हवाओं के उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें चक्रवात या चक्रवाती तूफान या साइक्लोन्स कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या चक्रवाती तूफान आने के कारण। उष्णकटिबंधीय चक्रवात या चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं? जब कभी किसी स्थान पर गर्मी की अधिकता से या अन्य किसी कारण से वायु का दबाव कम हो जाता है, परंतु उस स्थान में चारों ओर वायु का दाब अधिक होता है, तो अधिक दाब वाले स्थानों से बीच के कम दाब वाले स्थानों की ओर हवाएं चलने लगती हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण हवाएं चक्र के रूप में चलती हैं और गोल स्तंभ के समान बन जाती हैं। इन चक्कर बनाते हुए हवाओं के गोल स्तंभों को ही चक्रवात या चक्रवाती तूफान कहते हैं। कभी कभी तो इन चक्रवातों का व्यास 30 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होता है और इस प्रकार कहा जा सकता है कि चक्रवात के मध्य में वायुदाब कम और चारों ओर वायुदाब क्रमशः अधिक होता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की प्रतिकूल दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की अनुकूल दिशा में चलते हैं और इस प्रकार से इन चक्रवातों को विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे चीन में इन्हें टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो तथा पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे बिलेबिलीज कहा जाता है। भारत में इसे साइक्लोन कहा जाता है और इस प्रकार से अत्यंत तीव्र वेग वाले चक्रवातों को झंझावात या स्टार्म्स के नाम से पुकारा जाता है। ये समुद्र में जहाज़ों तथा तटीय भागों में भारी क्षति पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं चेतावनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चक्रवातों, भारी वर्षा आदि के बारे में पूर्व चेतावनी देता है। रेडियो, दूरदर्शन, बुलेटिन व अखबारों के माध्यम से भी चक्रवात संबंधी चेतावनी प्रसारित की जाती है। ओडिशा, आंध्र व तमिलनाडु के तटीय भाग तथा पश्चिमी भारत के इन चक्रवाती तूफान के क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफानों के प्रभाव। आइए देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंध के देशों में चक्रवात तीव्र एवं प्रचंड आंधियों एवं झंझावातों के रूप में आते हैं। इस समय हवा की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ये चक्रवात बड़े विनाशकारी होते हैं और मार्ग में पड़ने वाली वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। इनसे धन जन की बड़ी हानि होती है। समुद्र में इनके कारण भयंकर लहरें तथा तूफान उत्पन्न हो जाते हैं, जो समुद्री जहाज़ों व तटीय भागों को भारी हानि पहुंचाते हैं। और इस प्रकार से सन 1966 में ऐसे ही एक चक्रवात से चेन्नई नगर तथा बंदरगाह को भारी क्षति पहुंची थी। ये चक्रवाती तूफान मानव बस्तियों को मटिया मेट कर देते हैं, वृक्षों को उखाड़ देते हैं
तथा फसलों को बर्बाद कर देते हैं। खंभों को उखाड़कर ये बिजली व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं। चक्रवाती तूफान अपने साथ भारी वर्षा लाते हैं जो बाढ़ों का कारण बनती है। चक्रवाती तूफान समुद्र तटों पर ऊंची लहरें उत्पन्न करते हैं जो तटीय भागों में विनाश करती है। इनके कारण मछुआरे समुद्र में फंस जाते हैं और अपनी जान भी खो देते हैं। ये चक्रवात परिवहन व संचार व्यवस्था को भी भंग कर देते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों के दुष्प्रभाव कम करने के उपाय या कह लीजिए आपदा प्रबंधन। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों को रोकना तो संभव नहीं है। हाँ, निम्नलिखित उपायों को अपनाकर उनसे होने वाले विनाश को अवश्य कम किया जा सकता है। इसमें पहला है चक्रवाती तूफानों के तटीय क्षेत्रों में बस्तियां नहीं बसाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है यदि ऐसी बस्तियां हैं तो वहां के लोगों को चक्रवाती तूफान आने की पूर्व चेतावनी दी जानी चाहिए ताकि वे लोग आसानी से बस्तियां खाली कर सकें। और नेक्स्ट है तटीय क्षेत्रों में ऐसे जलरोधी तथा वायुरोधी पक्के मजबूत मकान बनाए जाने चाहिए जो चक्रवाती तूफानों के थपेड़ों को झेल सकें। यह है भारत वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र का मानचित्र है और इसमें दिखाया गया है अति अधिक जोखिम क्षेत्र सबसे डार्क में दिखाया गया है जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में और दक्षिण में ये मिजोरम और त्रिपुरा में। ठीक, सबसे अधिक डार्क यही है या कह लीजिए अति अधिक जोखिम क्षेत्र है। उसके बाद ये मेघालय, मणिपुर, नागालैंड का ये क्षेत्र है। ठीक, और उसके बाद ये पश्चिमी बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक और पश्चिम में गुजरात का पश्चिमी तट है। ठीक, और उसके बाद है अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, आप देख सकते हैं। ठीक, ये उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है ये सब आ जाता है उसमें। ठीक, जिसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। ठीक, आगे है जो ये तिर्यक लाइन से बनाया गया है मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र है, तिर्यक लाइन से आप देख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद जो डाट मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र है जो ये छोटी छोटी लाइन कट करके बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र है। यहाँ भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, ये जो डाट डाट लाइन करके दिखाया गया है तमिलनाडु कर्नाटक का क्षेत्र है। ठीक, इस क्षेत्र में निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है। ठीक, चौथा नंबर है तटों के साथ वृक्षारोपण करने से भी तूफानों के वेग को रोकने में सहायता मिलती है। और आगे हम लोग देखेंगे भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण। भारत को प्रकृति ने प्रायद्वीपीय आकार प्रदान किया है। इसके 3 तरफ सागर का विस्तार है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति केंद्र हैं। इन दोनों सागरों की सतह पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी में इनका उदय अक्टूबर से नवंबर तक, जबकि सुंदरबन डेल्टा के निकट इनकी उत्पत्ति जुलाई में होती है। आगे है नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम, आइए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा और गति उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होती है। यह गुप्त उष्मा इन्हें प्रचंड और विनाशक बना देती है, परंतु सागर से ये ज्यों ज्यों दूर जाते हैं इनकी प्रचंडता
और गति कम होती जाती है। यही बात भारत के संदर्भ में भी चरितार्थ होती है। और इस प्रकार से भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी से जैसे जैसे दूर जाते हैं, इनका प्रभाव क्षीण होता चला जाता है। तटीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आपदा बनकर टूट पड़ते हैं और जनधन को अपार क्षति पहुंचाते हैं। इन तूफानों के प्रभाव से सागर का तल असाधारण रूप से ऊंचा उठकर तूफान माहौर में, या कह लीजिए स्टार्म सर्ग उत्पन्न कर देता है। माहौर की उत्पत्ति पवन, समुद्र और स्थल की अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होती है और इस प्रकार से तूफानों को ऊंचा उठाने तथा शक्तिशाली बनाने में सतही पवनें विशेष भूमिका निभाती हैं। अतः सागर का जल तटीय भागों में प्रवेश कर भयंकर विनाश का कारण बन जाता है, क्योंकि तीव्र गति से चलने वाली पवनें घनघोर वर्षा के साथ यह कार्य कर डालती हैं। इससे तटीय क्षेत्रों की बस्तियां, मानवकृत ढांचे, फसलें, खेत खलिहान, सड़कें तथा रेलपथ सभी जलमग्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।